जी स्टूडेंट्स, आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है टू न्यूक्लिक एसिड्स, और फिर इंशाल्लाह न्यूक्लिक एसिड्स की केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो डिस्कस करेंगे। तो लेट मी कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हमारे पास आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है न्यूक्लिक एसिड्स, ये न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं? इसको आप अगर समझना चाहते हैं तो लेट मी ओपन द मार्कर। वर्ड न्यूक्लिक एसिड, लफज न्यूक्लिक एसिड निकला है न्यूक्लियस में से। ठीक है, न्यूक्लियस में से। एंड एसिड से मुराद ये है कि शायद कोई केमिकल मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर जिसका नाम पड़ गया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब न्यूक्लियर रीजन के बारे में बात की जाती है तो न्यूक्लियर रीजन से मुराद एक मेम्ब्रेन लेस पोर्शन होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और एक मेम्ब्रेन बाउंड रीजन होता है जहाँ पे आपका ये जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो दुनिया में सबसे पहले ये न्यूक्लिक एसिड्स फ्रेडरिक मिशर ने रिपोर्ट किए थे, और इसने इसको रिपोर्ट किया था सबसे पहले स्पर्म सेल्स के हेड वाले न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और उसके बाद इसने रिपोर्ट किया था पस सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर। The reason why this nucleic acids were reported first time in the sperm heads and pus cells is that कि अगर आप स्पर्म्स के ऊपर गौर करें तो इसके जो हेड वाला पोर्शन होता है सेल के हिसाब से सबसे बड़ा पोर्शन वही होता है, बाकी सारा टेल वाला पोर्शन होता है। और उसमें गौर करें तो सबसे बड़ी चीज जो वाज़ेह तौर पे नजर आने वाली होती है वो उसका न्यूक्लियस होता है, बाकी साइटोप्लाज्मिक रीजन कम होता है। सिमिलरली ये जो पस हम कैंसर सेल्स की टाइप ही कहते हैं, आपको पता होगा ये रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होते हैं। और रैपिडली ग्रोइंग सेल्स जो होते हैं कैंसर्स के, जो अनकंट्रोल्ड होते हैं, उन्हीं की एक टाइप ये पस सेल्स होते हैं। तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो सेलुलर एक्टिविटी होती है वो सेल डिवीजन वाली ज़्यादा होती है, और नॉर्मल एक्टिविटी जो साइटोप्लाज्म में होनी होती है वो कम होती है। यही वजह है कि एक सेल जो होता है उसका साइटोप्लाज्मिक रीजन छोटा पड़ जाता है और न्यूक्लियर रीजन बड़ा होना शुरू हो जाता है जब वो एबनॉर्मल होता है। ठीक है, तो इसी वजह से साइंटिस्ट की सबसे पहले ध्यान गया होगा कि जनाब कि ये कोई जो दरमियान में चीज मौजूद है ये क्या है और इसके अंदर इसकी केमिकल कॉम्पोजिशंस क्या है। तो लेटर ऑन पता लगा होगा कि इसकी केमिकल कॉम्पोजिशंस के अंदर कोई एसिडिक मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, हमने ये भी देखा है कि हमारे ये जो एसिडिक मटेरियल है ये आमतौर पर दो बड़ी किस्मों का होता है। अगर मैं बात करूं कि न्यूक्लिक एसिड्स दो बड़ी टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, एंड द अदर इज कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड आमतौर पर दो बड़ी टाइप्स का होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स ही वो केमिकल मटेरियल्स हैं जिसकी मदद से हमारी बॉडी के सारे जीन्स अपना एक्शन करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हमारी हर फिनोटाइप, हर हर एक्शन हमारा जो है किसी ना किसी जीन्स के कंट्रोल में होता है, हर प्रोटीन। ठीक है, अब वो जीन्स किस केमिकल मटेरियल से बनी हुई होती हैं और किस केमिकल मटेरियल से अपना काम सर अंजाम देते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड अदर इज कॉल्ड आरएनए व्हिच इज कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब अगर किसी ने न्यूक्लिक एसिड को समझना है तो पहले इन दो मॉलिक्यूल्स को समझना पड़ेगा, यानी डीएनए और आरएनए को। और अगर किसी ने डीएनए और आरएनए को समझना है तो ये समझना पड़ेगा ये दोनों खुद किससे मिलकर बने हुए हैं। तो ये दोनों अपने एक बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बने हुए, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड, रोटेटिंग यूनिट्स। जी सबको मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? किसी की मुझे बीच में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि आवाज़ यस बंद सर। तो नहीं हुई। ओके, मेरी समझ भी आ रही है, तो जहां आपको लगे पूछना है दोबारा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब मैं बात कर रहा था न्यूक्लिक एसिड को समझना है तो इसकी दोनों टाइप्स को समझना पड़ेगा। अगर इन दोनों टाइप्स को समझना है कि इसकी केमिस्ट्री क्या है तो फिर आपको पहले न्यूक्लियोटाइड्स को समझना पड़ेगा जो कि इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और अगर न्यूक्लियोटाइड्स को भी समझना है तो फिर पता करना पड़ेगा कि ये न्यूक्लियोटाइड बना किस चीज़ से। तो पता ये लगा कि न्यूक्लियोटाइड्स तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। वन इज कॉल्ड राइबोस शुगर, जिसे हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं।
मैं भी आपको उसके बारे में बताता हूँ। पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली शुगर होती है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। गालबन ये जो है आपका, ये एक पेंटोज शुगर है। ये सेकंड स्लाइड नजर आ रही मेरी जो शो की, ये खोली मैंने अभी। यस सर। यस सर। ठीक ठीक है। हर हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर दरमियान में एक ये पेंटोज शुगर होता है, यानी 5 कार्बन का शुगर, जिसके कार्बन नंबर 1' लिखी जाती है। ये आपका 2' होता है। ठीक है, और ये आपका 3' होता है। हम शुगर की हर गिनती को प्राइम के साथ निशानदेही करते हैं। ये आपका 4' होता है, और ये आपका 5' होता है। तो इसलिए इसको हम पेंटोज शुगर बोलते हैं, 5 कार्बन शुगर। पेंटोज शुगर अगर एल्डो फॉर्म में हो तो राइबोस कहलाती है, और अगर वो कीटो फॉर्म में हो तो राइब्यूलोज कहलाती है। तो मैंने आपके सामने भी राइबोस शुगर बोला था। ठीक है, राइबोस होगी इन केस ऑफ आरएनए। ठीक है, उसके लोकेशन नंबर 2 पर भी OH होगा आरएनए के अंदर। लेकिन डीऑक्सी राइबोस होगी इन केस ऑफ डीएनए। ठीक है, जिसमें क्या होगा, लोकेशन नंबर 2 से O गायब होगा। मैं बात अपनी दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड्स का आरएनए हुआ तो उसकी शुगर जो होगी वो पेंटोज शुगर कहलाएगी, राइबोज शुगर। ठीक है, राइबोज शुगर। और राइबोज शुगर में लोकेशन नंबर 2 और 3 दोनों पर OH होता है। ठीक है, लेकिन जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है वो भी पेंटोज शुगर ही होती है, उसकी लोकेशन नंबर 2 से ये O गायब होता है, इसलिए उसको डीऑक्सी राइबोज शुगर बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई जी? यस यस सर। सर। ठीक है, अच्छा। अब न्यूक्लियोटाइड्स का एक पोर्शन तो हो गया राइबोज शुगर, जिसके फर्क की वजह से दो मॉलिक्यूल्स के नाम डिफरेंट बन रहे थे। राइबोज शुगर रखने वाले का नाम था आरएनए, और डीऑक्सी राइबोज शुगर रखने वाले का नाम था डीएनए। इसके अलावा एक तीसरी चीज भी होती है आ, आ, हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर, उसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, या फॉस्फेट जिसे आप कहते हैं, H3PO4। ठीक है, आपको याद होगा लास्ट क्लासेस में मैंने इसके बारे में बात की थी कि एक एक्सीलेंट लिंकर मॉलिक्यूल। मैंने कुछ इसको इस तरह से शो कराया था कि फॉस्फेट दर हकीकत ऐसे शो होता है, याद होगा। ये मैंने शो कराया था, ये डबल बॉन्ड O एक तरफ, और 3 जगहों पर इसके पास क्या होता है, OH। और हर OH के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये किसी दूसरे OH के साथ मिलकर कंडेंसेशन रिएक्शन कर सकता है या कोई बॉन्ड बना सकता है, और उसे हम फॉस्फोएस्टर लिंकेज बोलते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ शुगर का आमतौर पर इस शुगर की लोकेशन के साथ OH लगा हुआ होता है। ठीक है, और फॉस्फेट की इस लोकेशन के साथ भी OH लगा होता है। ये दोनों आपस में जब कंडेंस कर जाते हैं तो एक बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, अगर ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड दो लोकेशन से बने, यानी कि एक 3' लोकेशन पे बने, ठीक है, और एक 5' लोकेशन पे बने, क्योंकि यहाँ मैंने बना के पहले दिखाया होगा, तो दो फॉस्फेट के बॉन्ड जब बन जाते हैं से हम तो इधर भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होगा और इधर भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होगा। जबकि अगर एक फॉस्फेट कोशिश करे तो किसी और से भी जुड़ सकता है, मसलन एक तरफ एक एक शुगर से जुड़ेगा और दूसरी तरफ दूसरे किसी और चीज से जुड़ेगा, या वो दूसरी शुगर भी हो सकती है या वो कोई और फॉस्फेट भी हो सकता है। तो इन दैट केस ये कहलाएगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्या कहलाएगा? फॉस्फोडाई एसिड। जैसे कि आपको इस तस्वीर में भी ये नीचे दिखाया गया है, एक ये शुगर है और एक ये शुगर है। एक लोकेशन उसकी क्या कह सकते हैं कि 3' शुगर की यूज, ये वाली शायद 3', ये 3' है, और ये वाली लोकेशन शुगर की जो है ये 5' है। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने में भी फॉस्फेट मदद करता है। तो इसे हम कहते हैं कि क्योंकि दो एस्टर बॉन्ड्स की मदद से कर रहे हैं तो हम कहेंगे ये फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज है। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड्स का एक ही कोवलेंट बॉन्ड, मेन कोवलेंट बॉन्ड एक ही जो है जिसे हम बैकबोन कहते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज ही कहलाता है। ये बात भी समझ में आई है? जी सर। ठीक है, तो अभी मैं थी कि हमारी न्यूक्लिक एसिड्स में मैंने पहले कंपोनेंट बोला राइबोज शुगर होती है पेंटोज वाली।
दूसरा कंपोनेंट मैंने बोला कि आपका फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, उसको समझाया। तीसरा अहम कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनस बेसिस। इसके नाम से पता लगता है कि ये कैरेक्टर वाइज बेसिक इन नेचर है, यानी ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता हो, और इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट आम बायोमोलिक्यूल्स की निस्बत ज़्यादा हो। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास इसकी दो बड़ी टाइप्स होती हैं नाइट्रोजन बेसिस की। एक कहलाती हैं प्यूरीन्स, ठीक है, और एक कहलाती हैं पैरामिडीन्स, ठीक है। प्यूरीन्स जो है उसको आप कभी कभी सिंगल लेटर एब्रीविएशन देनी हो तो वो आप कैपिटल आर से प्रेजेंट कर सकते हैं। और पैरामिडीन्स को, या कुछ लोग पिरिमिडीन्स भी बोलते हैं इसको, तो इसको आप कैपिटल वाई से प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर कहीं लिखते हुए कहीं आर आर वाई वाई लिखा जाएगा तो उससे मुराद होगा दो प्यूरीन और दो पिरिमिडीन्स, ठीक है। प्यूरीन्स नाम छोटा है, इसके मेंबर्स भी थोड़े हैं, ए और जी। आपको याद होगा आपका एजी नंबर यूनिवर्सिटी का, ए और जी, इससे ही आपको ये शायद याद रह जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एजी नंबर ए और जी है। और पेरीमेडीन्स नाम भी बड़ा है, इसके मेंबर्स भी ज़्यादा हैं। इसको याद करने का भी आसान तरीका है कि इसका एक शॉर्ट एब्रिविएशन बन जाएगा CU और T, ठीक है। साइटोसिन, यूरासिल और थायामीन। अगर आपको ये एब्रिविएशन कट याद रह जाएगा तो ऊपर वाला भी आपको बाकी ये टोटल 5 होते हैं नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। एडेनिन एंड गोवानिन प्यूरिन्स कहलाते हैं, और साइटोसिन, यूरासिल और थायामीन जो है वो पैरामिडीन्स कहलाते हैं, ठीक है। जो पैरामिडीन्स होते हैं वो सिंगल रिंग होते हैं, एक रिंग। इसमें दो जगहों पे नाइट्रोजन नजर आ रहा होता है, ठीक है। एक ये नाइट्रोजन नजर आ रहा है आपको, और एक इस लोकेशन पे नजर आ रहा है। गिनती हमेशा किसी एक नाइट्रोजन से शुरू करनी है, जैसे कि आपको यहाँ तस्वीर में शायद पता हो कि एक नाइट्रोजन जो है वो कार्बन नंबर 1, नाइट्रोजन नंबर 1 कहला रहा है। उसके बाद ये लोकेशन 2 और तीसरा नाइट्रोजन ये ऊपर है। अगर आपने नाइट्रोजन की गिनती ऊपर से शुरू करनी है, इसको 1 कहना है, तो ये 1 होगा, तो फिर नीचे वाला 2, और फिर इससे अगला 3 होगा। यानी इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो नाइट्रोजन ही है। नाइट्रोजन से गिनती स्टार्ट करनी है, दूसरे नाइट्रोजन तक जाना है आप, ठीक है। हाँ जी, ये बात भी समझ में आ गई। यस सर। इसका नाम लेने का तरीकेकार भी आसान है। मसलन जो प्यूरीन्स हैं ये डबल रिंग्स होते हैं। आप देखेंगे कि ये इसकी 1 2 3 की गिनती शुरू हुई है, रिंग के अंदर 6 तक पहुंची है, और जब दूसरे रिंग की तरफ आई है, इस रिंग की तरफ, तो 7 8 9 यानी टोटल 9 नंबर्स होते हैं प्यूरीन्स के अंदर, और 6 नंबर्स होते हैं टोटल पिरिमिडिन्स के अंदर, ठीक है। हमेशा एक हमेशा पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से मुराद है कि ये नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहा है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से किसी नाइट्रोजन बेस से मिलता है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसका नाम लेना भी बड़ा आसान काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको पता लग गया कि प्यूरीन्स की कैटेगरी में डबल रिंग वाले होते हैं और पिरिमिडीन की कैटेगरी में सिंगल रिंग वाले होते हैं, तो मसलन ये यहाँ पे लिखा हुआ है गालिबन 6 लोकेशन पे माइनर ग्रुप लिखा हुआ है, तो इसका नाम पड़ जाएगा 6 अमाइनो 6 अमाइनो के साथ आप जोड़ देंगे 6 अमाइनो प्यूरिन इज द केमिकल नेम ऑफ एडेनिन, ठीक है। या हम इसे कह सकते हैं आईयूपैक नेम है एडेनिन का, ठीक है। एडेनिन जनरल नेम है और 6 अमाइनो प्यूरिन इसका केमिकल नेम, ठीक है। ये बात भी समझने लगी है, यस सर। ठीक है। यहाँ जो आपको कीटो ग्रुप नजर आ रहा होता है बाय बाय कन्वेंशन, इसको हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं हम तक, ठीक है, क्योंकि कभी ये हाइड्रोजन गेन कर लेता है, कभी ये हाइड्रोजन लूज कर देता है, तो हम इसको बाय कन्वेंशन हाइड्रोक्सी का नाम देते हैं। जैसे कि मैं अभी इसके हिसाब से इसका नाम बोलूंगा यूरोसिल का। यूरोसिल का केमिकल नेम है, गौर कीजिएगा, इसकी लोकेशन नंबर 4 और 2 पर डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, तो मैं इसको नाम बोलूंगा 2,4 डाई हाइड्रोक्सी पायरामिडीन, ठीक है। इसका क्या नाम होगा केमिकल नेम यूरोसिल का?
पूरा 2,4 डाईहाइड्रोक्सी पैरामिडीन। ये लिख लीजिएगा अगर आप लोग नोट कर रहे हैं लेक्चर्स को। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यस सर। तीन चीजें मिलकर आपका न्यूक्लियोटाइड बना रही थी, जिसमें से हमने बात की, एक था आपका नाइट्रोजन बेस, दूसरा था आपका पेंटोज शुगर, और तीसरा था आपका फॉस्फेट। ये तीनों मिल जाए तो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं, जिसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर मैंने ये भी बात बता दी कि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है, जो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ती है। ठीक है। और चूंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड इन नेचर होता है और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड इन नेचर होता है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का पैटर्न फैशन ये है कि दो स्ट्रैंड्स आपस में एंटी पैरेलल जा रहे होते हैं। एक अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में है, तो दूसरा हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? 5 5 प्राइम टू prime 3। to 5 to 3. 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ आपको नजर भी आ रहा है, ये एंटी पैरेलल नेचर होते हैं जिससे। प्लस इन दोनों के दरमियान में नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं, वो बेस पेयरिंग करती है। और बेस पेयरिंग का तरीकेकार ये है कि वो बेस पेयरिंग के दौरान जिस बॉन्ड का इस्तेमाल करती हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, किस बॉन्ड के जरिए से करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हमेशा बेस पेयरिंग का एक कानून है, वो कानून ये है कि एक प्यूरीन बेस पेयरिंग करेगा पैरामिडीन से, यानी आर हमेशा बेस पेयरिंग करेगा वाई से। मिसाल के तौर पर अगर आपको इस चेन में नजर आ रहा हो, एक तरफ हमारे पास एडेनिन है, ठीक है, तो एडेनिन बिलोंग करता है प्यूरीन को, और एक तरफ थायमीन है, सीयूटी कट, तो वो बिलोंग करता है किसको? पैरामिडीन को। तो हमेशा एक प्यूरीन एक पैरामिडीन से बेस पेयरिंग कर रहा है। जी, यहाँ पे जो जी दिखाया जा रहा है, एक प्यूरीन है, ठीक है, और सी जिससे वो बेस पेयरिंग कर रहा है, ये एक पैरामिडीन। ठीक है। प्यूरीन प्यूरीन से बेस पेयरिंग कम करता है और पैरामिडीन पैरामिडीन से बेस पेयरिंग कम करता है। अनयूजुअली कहीं कहीं दिखाई देता है, लेकिन ज्यादातर रेगुलर फैशन यही है कि ए हमेशा टी से बेस पेयरिंग करेगा और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जी हमेशा सी से बेस पेयरिंग करेगा और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. सिमिलरली ऊपर भी एक चीज दिखाई जा रही है, अगर आप गौर से देखिएगा, नाइट्रोजन बेस और शुगर सिर्फ अकेले हों तो ये दोनों मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम कहते हैं, नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। एक भी फॉस्फेट साथ जुड़ जाए तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। 2 फॉस्फेट जुड़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड डाई फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट साथ जुड़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट। ये नाम भी, ये नामों की जो चीज बताइए, ये भी समझ आ गई आपको? Yes, यस sir. सर। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये मैंने पहली स्लाइड दोबारा खोली है, इस स्लाइड के अंदर भी यही बताया जा रहा है कि हमेशा एक प्यूरीन ए और जी जिसमें होते हैं, वो पायरामिडीन जिसे वाई से डिनोट किया जाता है, सीयूटी कट, उससे बेस पेयरिंग करता है। ठीक है, ये रूल मैंने अभी आपको सारा बताया। और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इनका कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है। इन बातों में कोई अभी तक आपका कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। नहीं है तो मैं इससे तीसरी स्लाइड पे जाता हूँ। सर एडेनिन का आपने नाम केमिकल नेम 6 अमाइनो प्यूरीन बताया। जी जी बिल्कुल, ये मैंने ऊपर लिखा था 6 अमाइनो प्यूरीन, क्योंकि अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है छठी लोकेशन पे। Sir, सर guanine. आपने यूरेसिल यूरोसेल का नाम बताया था 2,4 डाईहाइड्रोक्सी पायरामिडीन। Sir, टू guanine. फोर डाईहाइड्रोक्सी पायरामिडीन। देखिए, मैंने आपको ना एक प्यूरीन में से मिसाल दे दी और एक आपको पायरामिडीन से मिसाल दे दी। अब मेरी कोशिश तो थी ना आपको समझाने की, इसके बाद आपने इनके नाम अब खुद प्रैक्टिस करें। ठीक है। लोकेशंस आपको नजर आ रही हैं, फंक्शनल ग्रुप भी नजर आ रहे हैं, मिथाइल होता है, हाइड्रोक्सी होता है और अमाइनो ग्रुप होते हैं, यही होते हैं ज्यादातर। ठीक है। लोकेशंस गिनती के हिसाब से बोलने और अल्फाबेटिकली नाम शुरू करना, जैसे अमाइनो ए से शुरू होता है। ठीक हो गया जी? यस सर।
चलें, अब मैंने तीसरी स्लाइड खोली है, आपको ये भी नजर आ रही है? Yes, sir. जी सर। जी सर. सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बेसिकली सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक पाथवे है वो उस इंफॉर्मेशन के फ्लो का, वो जो इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के अंदर महफूज होती है जेनेटिक मटेरियल में, और वो नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसफर भी होती है, और उसी के जरिए से हमारी बॉडी के डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। बेसिकली कंट्रोल इस तरह से किया जाता है कि डीएनए की मदद से एक कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं और उन चीज़ों की मदद से ही सारी बॉडी के फंक्शन कंट्रोल हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्रोड्यूस करता है, एक फंक्शनल इंपॉर्टेंस और स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस की दो चीज़ें प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक आरएनए सेंट्रल डोग्मा में प्रोड्यूस हो रहा होता है, दूसरा प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, आरएनए भी दो काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बतौर जेनेटिक मटेरियल भी काम कर सकते हैं, प्लस ये एज अ ट्रांसक्रिप्ट यानी मैसेंजर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। और आपने शायद सुना होगा कि आरएनए से बने हुए एंजाइम्स होते हैं, उससे राइबोजाइम्स। ठीक है, तो ये बतौर एंजाइमेटिक बिहेवियर भी कर सकते हैं। वेयर एज प्रोटीन्स का तो आपने नाम सुना होगा, प्रोटीन्स से आमतौर पर सब के सब एंजाइम्स बने हुए होते हैं, ये आमतौर पर मफरूजा पेश किया जाता है। हालांकि मैंने अभी बताया कि कुछ आरएनए भी बतौर एंजाइम्स के तौर पर काम करते हैं, जिसे हम राइबोजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स हमारी बॉडी के तकरीबन मैक्सिमम यूँ समझ लें कि हमारी बॉडी के मजदूर या लेबर्स होते हैं, तमाम के तमाम फंक्शंस परफॉर्म करने की जिम्मेदारी प्रोटीन्स की होती है। ठीक है, यही प्रोटीन जो बाद में एंजाइम्स बनते हैं, इन्हीं की मदद से बाद में दूसरे मॉलिक्यूल्स भी पैदा होते हैं, जैसे कि लिपिड्स पैदा होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने न्यूक्लिक एसिड जिसके बारे में बताया था, वो भी मुख्तलिफ एंजाइम्स की मदद से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, सिंथेसाइज भी होते हैं, डिग्रेड भी होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं, स्टार्च बनता है, स्टार्च टूटता भी है, दोनों को तोड़ने और बनाने के लिए एंजाइम्स यूज होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली कंट्रोल करने का मतलब यही होता है कि ये आरएनए और प्रोटीन बनाकर बाकी सारे फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। कभी ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे होते हैं, यानी शक्ल सूरत तरतीब में दे रहे होते हैं, और कभी ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे होते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की कि हमारे एंजाइम्स जो हैं ये फंक्शनल इंपॉर्टेंस की। ठीक है, अब सेंट्रल डॉग में बेसिकली नीचे मैंने एक पूरा फ्लो ऑफ पाथवे बनाया हुआ है, आपने शायद ये पहले भी कहीं देखा होगा। तो सेंट्रल डॉगमा पाथवे बेसिकली इसी तीन मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटर कन्वर्जन होके चलने का नाम है। लेकिन बेसिकली सिर्फ तीन इवेंट्स नहीं होते, बल्कि इसमें मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, जिनको मैंने यहाँ पे मुख्य जगहों पर रेड बॉक्सेस में लिखा हुआ है। ठीक है, मिसाल के तौर पर डीएनए से डीएनए का बनना, ये कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कहलाता है? डीएनए रेप्लिकेशन। ये भी सेंट्रल डॉगमा का एक इवेंट है। ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर एक मेजर एंजाइम यूज होता है, उसका मैंने नाम यहाँ लिखा हुआ है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस। इससे क्या मुराद है? डीएनए को पढ़ता है और डीएनए ही बनाता है, सिंथेसाइज करता है। ये बात समझ में आई है जी? हाँ जी स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. मेरी बात समझ आई जब मैंने समझाई जी सर. कि Yes. डीएनए रेप्लिकेशन का एक मेजर एंजाइम मैंने नीचे जिक्र किया, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, सेंट्रल डॉगमा का एक और इवेंट भी होता है, वो होता है कि डीएनए कभी कभी अपनी ही आपको दुरुस्त करता है, अपनी गलती को ठीक करता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। ठीक है, क्या कहते हैं? डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। DNA मिसाल repair. के तौर पर सर ये दोबारा इसका भी बताइएगा। एक, मैंने कहा डीएनए कभी कभी अपनी ही गलती को, यानी कभी कभी अगर गलत सिंथेसाइज हो गया है तो उसको ठीक कर लेता है अपने आप को, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डीएनए रिपेयर। ठीक है, इसकी भी मैंने एक नीचे मिसाल दी हुई है, मिसाल के तौर पर अल्ट्रा वायलेट से डीएनए डैमेज हो जाता है। ठीक है, इस डैमेज को रिपेयर करने के लिए एक एंजाइम एक्टिवेट होता है, उसे हम कहते हैं डीएनए फोटोलाइजेज। नाम से पता लग रहा है, फोटो मींस लाइट, तो यूवी जो थी वो लाइट का ही एक पोर्शन था। ठीक है, और लाइएज से मुराद है शायद कोई डबल बॉन्ड कहीं इन्वॉल्व था, उस डबल बॉन्ड को रिपेयर करने आया था। ठीक है, तो मैंने जिस तरह आपको रेप्लिकेशन की एक एंजाइम की मिसाल दी, उसी तरह से डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म की भी एक एंजाइम की मिसाल दे रहा हूँ। हालांकि बेशुमार डीएनए रिपेयर के मैकेनिज्म होते हैं, उनमें से मैं एक का जिक्र कर रहा हूँ कि अगर यूवी डैमेज हो गया तो उसे रिपेयर करने के लिए फोटोलाइजेज यूज। ओके हो गया जी? यस सर।
उसके बाद कभी कभी डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जब वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर रहा होता है डीएनए, तो एक्सप्रेशन के दौरान सबसे पहला प्रोडक्ट जो वो बनाता है उसे हम कहते हैं आरएनए। और आरएनए का नाम आपने सुना होगा, 3-4 किस्म के, बहुत सारे किस्म के वैसे तो आरएनए होते हैं, तो 3 मेजर आरएनए होते हैं। एक का नाम होता है टीआरएनए, एक का नाम होता है एमआरएनए, सबसे ज्यादा एमआरएनए का जिक्र करते होते हैं, और एक का नाम होता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, आरएनए को भी सिंथेसाइज करने के लिए मैंने एक नीचे मेजर एंजाइम का जिक्र किया। इस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इससे क्या मुराद है? पढ़ेगा डीएनए को, यानी पढ़ेगा डीएनए को और बनाएगा क्या? आरएनए आरएनए आरएनए। तभी इसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट, के डिपेंडेंट डीएनए पे है, और आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन आरएनए की करेगा, नया जो आरएनए बनाएगा। ठीक, इसी तरह से कभी कभी आरएनए से आरएनए बन जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा कुछ रेट्रोवायरस होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल बना ही आरएनए से। जब वो ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते होंगे तो उनका आरएनए ही डुप्लीकेट होता होगा, आरएनए से आरएनए बनता होगा। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं आरएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इसके लिए भी एक मेजर एंजाइम होगा, आपको नीचे मैंने नाम लिखा हुआ है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मींस कि इस ऑर्गेनिज्म में चूंकि जेनेटिक मटेरियल है ही आरएनए और उसी ने डबल होना है, तो फिर डिपेंडेंट भी आरएनए पे है और बनाएगा भी आरएनए। ये बात भी समझ आइए आरएनए रेप्लिकेशन में। यस सर यस सर। जी सर। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है कि एमआरएनए का कुछ एक पोर्शन या किसी और आरएनए, वायरस के आरएनए का एक पोर्शन दोबारा वापस छोटा सा डीएनए बना लेता है। इस छोटे से डीएनए को हम लोग नाम देते हैं सीडीएनए। क्या कहते हैं? सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम भी मैंने नीचे लिखा हुआ है, उसका नाम क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसिस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसिस। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सर इसका ये भी दोनों डिटेल नाम आरएनए जान। और आरएनए मिलके बनाते हैं। आरएनए जो है वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ठीक है, इन अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये अक्सर हमने देखा है कि जब वायरस आपकी बॉडी में अटैक करता है ना, जैसे कि आपने सुना होगा एड्स का वायरस है, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी में जब अपना आरएनए छोड़ता है वायरस, तो उसको सीडीएनए में कन्वर्ट करके आपके जिस्म का हिस्सा बना देता है। ठीक है, इस दौरान वो जिस एंजाइम का, मेजर एंजाइम का यूज करता है, और भी एंजाइम्स होते हैं, उसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका भी डिटेल नेम होगा क्या? इसका डिटेल नेम होगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या नाम होगा डिटेल में? आरएनए डिपेंडेंट, क्योंकि अब की बार वो डिपेंडेंट आरएनए पे और बना क्या रहा है? डीएनए। डीएनए। तो इसका डिटेल नाम होगा आरएनए डिपेंडेंट आरएनए डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। डीएनए रिवर्स पॉलीमरेज। नहीं, रिवर्स पॉलीमरेज आप ना बोलें इसको, बस इतना ही बोलें जिसको मैं बताऊं, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, हम तो ज़्यादा टर्मिनोलॉजी वही यूज करेंगे जो इंटरनेशनली यूज होती है। यस सर ओके, फिर लास्ट हमारे पास जो सेंट्रल डॉगमा का इवेंट आ रहा है, मेजर इवेंट, वो है जी ट्रांसलेशन। जिसमें क्या होता है कि अगर आरएनए बन चुका है, एमआरएनए बन चुका है, उसके पैगाम आ चुका है डीएनए का, तो फिर वो राइबोसोमल आरएनए के राइबोसोम्स और टीआरएनए की मदद से बनाएगा प्रोटीन्स। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, आपको पता है इसमें आमतौर पर यूज होते हैं राइबोसोम्स। नीचे मैंने राइबोसोम्स को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इसके बाद भी सेंट्रल डॉगमा के कुछ इवेंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मेन टॉपिक हमारे वो होंगे पढ़ने के लिए। मिसाल के तौर पर आरएनए के बनने के बाद आरएनए के अंदर कुछ तब्दीलियां होती हैं, डेंटिंग पेंटिंग होती है और ट्रांसपोर्टेशन होती है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्या नाम देते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल पोस्ट मॉडिफिकेशन ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। सिमिलरली प्रोटीन्स भी जब बनती हैं तो बराह रास्त इस्तेमाल में नहीं आ जाती, बल्कि इस्तेमाल से पहले कुछ डेंटिंग पेंटिंग होती है और उनकी भी कुछ तब्दीलियां होती हैं। तब्दीलियां होने के बाद वो गोल्जी अपरेटस में जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं, वहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं और जिस जगह पे जाना होता है वहां तक पहुंचते हैं।
उनके ऊपर सिग्नल मॉलिक्यूल अटैच किया जाता है। तो ऐसी चीज़ों, ऐसी सारे प्रोसेस को जिसमें प्रोटीन्स भी बाद में मॉडिफाई होती हैं बनने के बाद, ट्रांसलेशन होने के बाद, इस हम प्रोसेस को कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। क्या कहते हैं? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ठीक है। इस सारे सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कोई चीज समझ ना आई है, कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लें। सर ये लास्ट पे जो आपने रिपीट किया वो दोबारा कर दें। मैंने ये बताया था कि आरएनए हमेशा जब बनता है ना शुरू में, तो वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है, डायरेक्ट इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए इसकी डेंटिंग, पेंटिंग और इसकी ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, यानी ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद की तब्दीली। और सिमिलरली प्रोटीन्स के अंदर भी बाद में तब्दीलियां होती हैं ट्रांसलेशन होने के बाद, जिसे हम नाम देते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ठीक है जी। और किसी ने कोई सवाल करना है, कुछ पूछना है? आज हमारा टॉपिक यहाँ तक काफ़ी है मेरा ख्याल में, तो आज हम इसको यहीं तक डिस्कस कर लेते हैं। सर मिड तक का सिलेबस कितना होगा?